नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। ये जो आप पेपर देख रहे हैं प्रीवियस पेपर्स में दिसंबर 2010 का है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। इसमें 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न इसमें आपके क्लियर होंगे, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 आपका क्वेश्चन है, 2010 का दिसंबर का पेपर है, ध्यान में रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ठीक है जी, आपातकालीन की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे 352 के अंतर्गत क्या है। तो 352 में यह है दोस्तों कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है युद्ध हो, विदेशी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की जब स्थिति बन जाए या ऐसी कोई संभावना आशंका सामने आ जाए, संकट उत्पन्न होता है, तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपातकालीन की जो ये स्थिति है किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात को लेकर इसमें जो सही आंसर है वो है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 27। ठीक है, 27वां प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आपके यहाँ पे सूची दे रखी है, दूसरी तरफ क्रांति या फिर संबंधित कुछ किताबें या पत्र पत्रिकाओं के नाम मिलेंगे। इनको हमें संबंधित व्यक्ति से मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपनी नज़र जाती है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति किसकी है जी? जयप्रकाश नारायण की। ओके जी, क्लियर हुआ। केसरी का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है, यंग इंडिया MK गांधी से है, गांधी जी से है। ठीक है, अब बचा कौन? अलीगढ़ आंदोलन से सईद अहमद खान संबंधित है। तो जब हमने इसको मिलाया आपस में, तो इसमें जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा हमारे सामने वो कौन सा है, ये हमें इसमें टिक कर देना होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। ओके जी, तो इस तरफ की सूची इस तरफ की सूची को हमने सही मिला दिया। एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न क्लियर होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो वीडियो पूरा देखेगा वास्तव में उसको लाभ होगा। प्रश्न नंबर 28 पे चलिए। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है आपका? यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दी गई है। इस तरफ कुछ अधिनियम मिशन है, उनके नाम है, उनसे संबंधित कौन सा सन है उसे हमें यहाँ पे दिखाना है। तो क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन जो है ये कौन सा है? 1942 में। ठीक है जी। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम से संबंधित है 1935। मंत्रिमंडल मिशन योजना है, कैबिनेट योजना जिसे हम कह सकते हैं 1946। और नागरिक अवज्ञा आंदोलन हो गया आपका 1930। ठीक है, तो ये हमने इसमें सही तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इन घटनाओं के सन और ये घटनाएं, इसको हमने इसमें मिलाया है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपको बहुत सारे फैक्ट पता भी चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते जाइए आप। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें क्लियर करवाऊंगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक समय बताइए। तो कालानुक्रमिक समय हमें कब पता होगा? जब हमें इनके वास्तव में इनका जो टाइम पीरियड था वो हमें ध्यान में होगा इन घटनाओं का, नहीं तो एक भी गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी घटना कब हुई। तो देखिए आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हम कह सकते हैं, जिसको हम गोल मेज सम्मेलन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोल मेज सम्मेलन। ये आपका चला था 1930 से 32 तक। 1930 से 32 तक मैंने एक सीरीज चलाई थी भारतीय शासन व राजनीति की, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न वास्तव में क्लियर किए हैं। यदि वो देखा है आपने तो आपको ये चीज़ ध्यान में होगी। गोलमेज सम्मेलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जितने भी थे आपके ये, उन सभी पे हमने चर्चा की थी अच्छे से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, देख लेना, बोल तो सही रहा हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना ये सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साइमन कमीशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1927 टू 28। 1928 में ये भारत आ गया था ना, इसका ही विरोध हुआ था। तो देखिए 1927-28 अब हमारे सामने सारे आ गए। अब हम बता सकते हैं पहली कौन सी घटना घटित हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले ये हुआ। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा अपना, इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा, देखिए तीसरी
मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद में साइमन कमीशन आया, उसके बाद में आपका गोलमेज सम्मेलन की समय है, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं, क्या कहता है। तो आपको वीडियो नोट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइए और अपना अमूल्य सुझाव भी देने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में सही कालानुक्रमिक समय हमें बताना है। कौन सा आयोग कब आया, कौन सा कब आया, उसे हमें इस पे सही चयन करना है। ठीक, तो इसके अंदर देखिए राइट ऑप्शन पे हम जाते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पेपर को, किसी भी प्रश्न को आप हल करें तो इस प्रकार से हल करें कि आपके 1 से 2-4 प्रश्न क्लियर हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। देखो, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ जो वाद हुआ, उसके बाद में आपका प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद में आपका आएगा जी बांग्लादेश का निर्माण, और फिर आपका आएगा मंडल आयोग। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। वही है, इसमें इनकी जो कालानुक्रम है, कौन सी सन में क्या हुआ, उसी के आधार पे ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रेसमेटिक सोसाइटी। ये किसने लिखी थी, ये किताब किसने लिखी है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, ये जो किताब है ये रिग्स की रचना है। किसकी रचना है, रिग्स की। रिग्स लिख सकता है, रिग्स लिखा हुआ है, तो ये रिग्स की रचना है। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रेसमेटिक सोसाइटी। प्रश्न नंबर 32, एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। ये लोक प्रशासन में मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, जिसकी छोटी सी PDF है, एक लगभग 250 वन लाइनर्स की, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। काफ़ी प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं नेट के पेपर में। केवल 250 प्रश्न है, लेकिन आते हैं उसमें से 2-4 प्रश्न तो जरूर आते हैं। तो देखिए, एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो ये जो आपका राइट ऑप्शन है इसमें दोस्तों, ये है MC ग्रेगर। ठीक है, MC ग्रेगर के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। नूतन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है। ठीक है, इसके साथ, अवधारणा के साथ कौन संबंधित है, किसके साथ संबंधित है, इसे हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें लोक प्रशासन का जो प्रिंसटन संप्रदाय है ये इसके साथ में संबंधित है NPA की अवधारणा के साथ में। नवलोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवलोक प्रशासन का यहाँ पर प्रशासन में आई जो नई जितनी भी अवधारणाएं थी, नीतियाँ थी, विचार थी, उनको सम्मिलित करना है। ठीक है, जिससे वह हमेशा क्या रहे, एक तुलनात्मक रूप से नया बना रहे कि पुराने में लोक प्रशासन में ये था, नवलोक प्रशासन में ये बदलाव आया है। प्रश्न नंबर 34, ग्रेप वाइन का संबंध किससे है। एक ये शाब्दिक है ये प्रश्न। तो ग्रेप वाइन का संबंध है अनौपचारिक संप्रेषण से। किससे है, अनौपचारिक संप्रेषण से। ऑप्शन नंबर C इसके अंदर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण जो मौखिक और बिना किसी अधिकार के संप्रेषित किया जाता है, वो अनौपचारिक संप्रेषण की श्रेणी में ग्रेप वाइन से संबंधित है। ठीक है, ये शासन प्रणाली में आता है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या कहता है, देखिए, व्हीटले काउंसिल्स का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले उद्भव हुआ था USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 36 देखिए, फिर से आपको यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके राइटर्स के नाम है या सिद्धांत है, उनके सिद्धांतकर्ता के नाम है, उन्हें हमें यहाँ पे ऐसे चयन करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, मतलब जो सही से मिला हुआ नहीं है, उसे हमें बताना है। ठीक, तो देखियो इसमें H साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है, आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन dwight वाल्डो, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन रेनिस लिकर्ट। तो ऑप्शन नंबर B इसके अंदर करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 37, लेखानुदान का अर्थ है। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है, 2010 का पेपर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति लेखानुदान इसका अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? कूट हैं, इनका हमें चयन करना है, सही अनुक्रम बताना है उपागमों का, कौन सा उपागम कब, पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, इसको हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है मानवीय संबंधों का सिद्धांत, फिर आपका आता है जी निर्णयन सिद्धांत, और सबसे लास्ट में इसमें दे रखा है नवलोक प्रबंधन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर करेक्ट हो जाता है, कालक्रम के हिसाब से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं जी, 50 तक हमें जाना है। तो ये आपका कूट दे रखा है, सही कूट का चयन करना है, कौन सा किससे संबंधित है। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा था? 39। ठीक है, तो 39 में आपका देखिए H.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है, साइमन जो है ये निर्णयन से संबंधित हैं, एल्टन मेयो जो है ये आपके हॉर्थोन प्रयोग से संबंधित है, और F.W. रिग्स पारिस्थितिकी उपागम से संबंधित है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलिए, आपके दे रखे हैं कथन, उन्हें हमें पढ़ना है और सही आंसर बताना है। प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया। तर्क है यह इस मान्यता पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। तो ये कथन और कारण या तर्क यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसे हमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या भी करता है और ये तथ्य भी सही है। प्रश्न नंबर आपका चलेगा अब 41, काफ़ी आसान प्रश्न है। पंचशील जो भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये 41 में आपका जो राइट ऑप्शन है 1954 पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ, सन 1954 में हुआ। भारत और चीन के संबंधों के मामले में ये सिद्धांत बना। ठीक है, G8 का संबंध देखिए, G8 क्या है? इसके सदस्य निम्न में से इनमें कौन सा सदस्य नहीं है G8 में? ठीक है, तो G8 जो है आपका, इसमें पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ सही। तो इसमें देखो चीन इसमें नहीं है, इसमें जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है। तो ये तीनों तो हैं और ये इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय हैं जो बंधनकारी शक्ति हैं उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संविधि के भाग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो बंधनकारी शक्ति हैं उन सभी देशों के लिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा के भाग है, उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? जो यथार्थवादी संप्रदाय के साथ में संबंधित नहीं है उसे हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है आपका एल्डो हक्सले से संबंधित नहीं है, मैक्स वेबर, एडवर्ड एच कार और हंस जे मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। कथन है, कारण है, राइट ऑप्शन बताना है हमें। सामूहिक सुरक्षा सेल तल रॉक बॉटम सिद्धांत पर निर्भर करती है कि किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। युद्धों का होना संभावित रहता है और कि उन्हें रोकने की ज़रूरत रहती है। युद्धों का होना संभावित रहता है और कि उन्हें रोकने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ये 45 में जो आपका है ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आपका चलिए 46 पर कथन और कारण है। देखिए, यथार्थवादी के लिए सर्वकुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है जिसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में की गई। राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित का स्थिर अर्थ लगाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सत्य कथन है, आर ए की सही व्याख्या भी
करता है। प्रश्न नंबर 47 देखिए आपका, इसके अंदर सही कूट का चयन करना है, मतलब हमें इनको मिलाना है। 47 में कौन सा किससे सही मिलेगा ये हमें आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्या एक तरफ सूची दे रखी है सिद्धांतकारों की, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपागम दे रखे हैं। तो देखो जो मार्टन कापलान है आपका, इससे ये किससे संबंधित है, ये व्यवस्था उपागम से संबंधित है। कार्ल डायस जो है, कार्ल डायस ये आपका है संप्रेषण सिद्धांत से संबंधित। रिचर्ड सी सिंडर, एस.डब्ल्यू. ब्रुक और बर्टन सेपाइन ये जो है ये आपके हैं निर्णयन उपागम से संबंधित। अब बचा एक, हंस जे मॉर्गेनथौ यथार्थवादी उपागम से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपका कौन सा प्रश्न है 48, मिलाना है इसको। इसके तो सन भी सामने दे रखे हैं, 2-4 प्रश्न इसमें और क्लियर हो जाएंगे। सीटो जो था वो कौन सी सन से संबंधित था, ये था आपका 1954 से, ठीक है। सार्क सभी को पता है 1985, नाटो की स्थापना 1949, वार्सा पैक्ट बना 1955, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 देखिए आपका क्या कहता है 49। ये कुछ घटनाएं हैं, कब कब ये घटित हुई थी। तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, क्या ये 1962 में हुआ था, ठीक है जी। बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता युद्ध था क्या ये 1971 का है, ठीक है जी। राजीव जयवर्धन समझौता 1987 का है क्या, श्रीलंका वाला है ये, ठीक है। और करगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ था क्या, हुआ था जी। अब सारे सन हमारे सामने रखे हैं तो हमें बताने में क्या दिक्कत है, इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ये हमें बताने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो सीधा सीधा जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, 50 में ध्यान से देखिएगा, ये फिर से इनके कालक्रम के हिसाब से इनको जचाना है। तो देखो आपका पोखरण जो विस्फोट हुआ था दोस्तों, पोखरण जो विस्फोट हुआ था आपका 1974 में हुआ था, ठीक है। पीटीबीटी जो आंशिक परीक्षण निषेध जो संधि थी ये 1963 की है। एनटीपी परमाणु अप्रसार या अणु अप्रसार संधि जो है आपकी ये 1970 की है, ठीक है। साइन हुए तब की बात है ये। और ये आपका लास्ट बचा है सीटीबीटी जो व्यापक परीक्षण निषेध जो संधि है, सीटीबीटी, ठीक है। ये है आपका 1996 से। तो अब हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। देखो ऐसे ही ऊपर से नीचे तक उतरता आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर करेक्ट है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे, ये आपका पेपर था दिसंबर 2010 का नेट का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। हमारा तरीका आपको पसंद है, आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपनी जितने भी सुझाव हैं या किसी क्वेश्चन में कोई गलती है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, शेयर सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।